हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडिफाई विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पाकिस्तान ने अपने एक नए राजनीतिक मैप को जारी करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही साथ भारत के साथ जो उसके संबंध हैं उसको एक और मुकाम आगे बढ़ाया है विफलता की ओर, इसको हम देखेंगे। इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसा पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के ठीक एक साल के बाद 4 अगस्त 2020 को इस मैप को जारी किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में उहापोह की और अस्थिरता की कंडीशंस आ चुकी हैं। अब हम इसे मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का जो मैप है ये पाकिस्तान का न्यू पॉलिटिकल मैप है, और ये जो पुराना मैप आप राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे ये 1947 से चलते आ रहे डिस्प्यूट्स की वजह से अब तक ये स्टैंड लिया गया हुआ था, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और यहाँ पे चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करी गई है। इससे पहले कि जो मैप इंडिया और पाकिस्तान शेयर करते थे उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम डिनोट करते थे, और इंडिया के जो स्वतंत्र क्षेत्र था, इंडिया का जो हमारा इंटीग्रल पार्ट था, वहाँ पे पाकिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड J&K के नाम से डिनोट करता था। लेकिन एट प्रेजेंट पाकिस्तान इसे इंडिया इलीगल ऑक्यूपाइड J&K का डिनोशन दे रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इस पॉलिटिकल मैप में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक के रीजन को, साथ ही साथ दक्षिण में सर क्रीक का जो डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा था, जो कि रण ऑफ कच्छ के अंतर्गत आता है वहाँ, और जूनागढ़ का जो क्षेत्र हुआ करता था जो कि आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर के साथ समकालीन ही चलता चला आ रहा था मुद्दे के तौर पे, उसको भी यहाँ पे तूल देने का प्रयास किया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो इस टॉपिक में हमें इस टॉपिक में हम डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे हमें क्या चीज़ नई मिलती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम इस पूरे मुद्दे को अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल मैप की नीड क्यों पड़ी। दूसरी चीज़, इसके पीछे का बैकग्राउंड या रीज़न क्या था। तीसरी चीज़, भारत को अब यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान ने इस नक्शे को जारी करते हुए हिस्टोरिकल डे की संज्ञा दी है, यानी एक ऐतिहासिक दिन के रूप में इसको याद करने की बात करी है, और साथ ही साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उसे इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की संज्ञा दी है, और लद्दाख तक के क्षेत्र को अपने ऑटोनोमस पार्ट के अंतर्गत दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लद्दाख के आगे का जो रीजन है उसको उसने अनडिफाइंड फ्रंटियर की संज्ञा दी है। इसका मतलब ये है कि चाइना से जो हमारे ज़मीन के विवाद हैं वहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड बाई कर चुका है, और वहाँ पे पाकिस्तान चाइना का खुल करके सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से वहाँ पे उसने फ्रंटियर अनडिफाइंड की संज्ञा दी है। बात करी जाए जूनागढ़ के विषय में तो जूनागढ़ का जो मैटर है वो भी कई दशकों पुराना है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चल रहा था। इसमें कोई लेना देना नहीं था वर्तमान के सरकारों को। लेकिन सर क्रीक एस्चुरी के साथ साथ पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विवाद को एक बार फिर से तूल दे दी अपने राजनीतिक नक्शे में ऑटोनोमस पार्ट दिखाते हुए ऑफ पाकिस्तान का। अब यहाँ पे नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तत्काल समय ना गंवाते हुए इस पूरे मुद्दे को बेवकूफ़ाना और बेतुका करार दिया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के ये डिस्प्यूट
सिंस 1947 आज भी उसी गहमा गहमी के साथ ताजा हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना होगा जम्मू कश्मीर के विषय में। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा हरि सिंह जी। ये 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि भारत के अंतर्गत विलय करने का जो करार था उस पर दस्तखत किए थे। और यहाँ पे जो इनकी मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स पॉपुलेशन थी और माइनॉरिटी थी वो हिंदू पॉपुलेशंस थी। बशर्ते यहाँ पे इस वक्त की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उन्होंने लगभग एक झटके में कश्मीर का एक पूरा पोर्शन कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह को आनन फानन में इस एक्सेशन को भारत के साथ विलय करना पड़ा। लेकिन अगर बात करी जाए जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ के जो नवाब थे महाबत खां तृतीय साहब, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत में विलय ना करने की घोषणा करते हुए पाकिस्तान में विलय का करार किया। लेकिन यहाँ की जो मेजॉरिटी थी वो हिंदू थी और माइनॉरिटी में मुस्लिम्स और अदर रिलीजन्स आते थे। यहाँ पे प्लेबिसाइट करवाया गया यानी कि जनमत संग्रह कराया गया। ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुआ और यहाँ जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कराया गया यानी कि जनमत संग्रह कराया गया, जिसके बाद 1948 में जूनागढ़ को पूरी तरीके से भारत के अंतर्गत विलय करा लिया गया। इन दोनों ही मुद्दे पे सरदार पटेल जी ने, जो हमारे लौह पुरुष हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। अब आगे देखते हैं एट प्रेजेंट ये घटना क्यों घटी। आखिर पाकिस्तान को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि उसने इस पॉलिटिकल मैप को बढ़ावा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इंडिया का स्टैंड कहाँ पे वीक हो रहा है। अगर बात करी जाए साउथ चाइना डिस्प्यूट, जो कि लगभग कुछ वर्षों से बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया हुआ था, यहाँ पे इंडिया ने अपनी न्यूट्रलिटी को दबा करके रखा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि निष्क्रिय रहा, बशर्ते जापान और साथ ही साथ फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा था कि एशिया में होने के बावजूद इंडिया इस तरफ देख नहीं रहा है, जिसकी वजह से चाइना के पर खुले और उसने छोटे छोटे विवादों को जन्म देने का प्रयास किया। अब यहाँ पे बात करनी होगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की J&K के ऊपर, यानी जम्मू एंड कश्मीर की अखंडता के ऊपर। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A का समाप्त कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता रहा, जिसमें चाइना ने खुल करके सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों देशों को फेल्योर हाथ लगी। लेकिन एट प्रेजेंट जो वर्तमान में जो सरकार है इमरान खान साहब की, 2018 के चुनाव के बाद से उनकी गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज़ को स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है और आने वाले 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया और इसे बखूबी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको पेश किया गया है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसको इन कुछ नेबरिंग कंट्रीज से, जैसे कि चाइना हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ से इसको सपोर्ट जरूर मिलेगा। इसी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से चाइना के हाथों की कठपुतली बन चुका है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से इंटरनल और साथ ही साथ एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में चाइना इंटरफेयर करता जा रहा है पाकिस्तान में, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि पाकिस्तान भी अंदर से पूरी तरीके से कम्युनलिज्म का शिकार होता जा रहा है, जिस प्रकार नेपाल हो चुका है। अब यहाँ पे एक और वीक पॉइंट जो आता है भारत के लिए, वो ये आता है कि नेपाल की राह पे पाकिस्तान ने ऐसे कदम को उठाया क्योंकि नेपाल के साथ जो हमारे मैप को लेकर के डिस्प्यूट हुआ, लिपू लेक, काला पानी वाली जो जगहें थी उनको लेकर के जो डिस्प्यूट उठा था, वहाँ पे इंडिया ने खुल करके कोई भी स्टैंड को क्लियर नहीं किया, कोई एग्रेशन पॉलिसी को अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिला और उसने ये एक बेहुदा हरकत को अंजाम दे दिया। अब यहाँ पर भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और साथ ही साथ ये बताना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट्स ये भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी एक नई चुनौती बन करके सामने आ रही है, जैसा कि भारत के साथ हो रहा है। यदि इस समस्या की जड़ में जाए तो पाकिस्तान और नेपाल में दोनों ही जगह चाइना का रोल मेजर तौर पे देखने को मिलता है। जिस तरीके से कोरोना के इस पैंडेमिक के साथ चाइना वैश्विक स्तर पर पूरी तरीके से कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ भारत में व्यापार को
लेते हुए भारत ने अपने व्यापार के कई करारों को समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ गलवान जैसी घाटी और लद्दाख के मैटर को लेकर के भारत का जो स्टैंड था वो क्लियर हो चुका था, जिसकी वजह से चाइना ने इन मुद्दों को तूल देने का प्रयास किया, यानी कि नेपाल और पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन लैंड टेरिटरी डिस्प्यूट्स को उठाने में। अब यहाँ पे इंडिया को सार्क के साथ साथ जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनको अपने फेवर में लेते हुए एक मेजर रोल प्ले करना होगा, और जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, जिससे चाइना को बैकफुट पे लाया जा सके। यहाँ पर भारत को टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनानी ही पड़ेगी, जिसमें हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, ताजिकिस्तान जैसे देशों से जो विवाद चल रहा है ज़मीन को लेकर के या अपना ऑटोनमस पार्ट बताने को लेकर के, जो ड्रैगन पॉलिसी है, जो 7 डैश पॉलिसी है, या कह सकते हैं पर्ल पॉलिसी है चाइना की, वो बनाने का जो प्रयास कर रहा है वो इन सब में एक कारण के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग ध्यान दें, साउथ एशियन कंट्रीज़ और सार्क कंट्रीज़, जापान जैसी कंट्रीज़ के साथ चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है सेनकाकू आइलैंड को लेकर के, इसको लेकर के इंडिया को खुल करके जापान का सपोर्ट करना चाहिए। और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशियन कंट्रीज़ के पास में जो यहाँ पे पार्सल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड जैसी जो जगहें हैं जिस पे चाइना अपना अधिकार जमाने की बात कर रहा है, और ये डिस्प्यूट्स फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ में आने वाले जितने भी देश हैं उस पे जो चाइना अपनी ड्रैगन पॉलिसी अपना रहा है, वहाँ पे इंडिया को अब खुल करके बात अपनी रखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से चाइना ने अपना रोल यहाँ पे दिखाया है 2 नेबरिंग कंट्रीज़ को लेते हुए, यानी नेपाल और पाकिस्तान को लेते हुए भारत के प्रति, ठीक उसी तरीके से इंडिया को अपना रोल दिखाना पड़ेगा यहाँ की जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं चाइना के साथ, जिसमें लाओस हो गया, वियतनाम हो गई, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पे इनको सपोर्ट देना पड़ेगा और अपनी छवि साफ रखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, हमने यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा जारी किए गए हुए पॉलिटिकल मैप के ज्वलंत मुद्दों को हमने डिस्कस किया है, साथ ही साथ चाइना के मेजर रोल प्ले के बारे में भी डिस्कस किया है, और यहाँ पे ये जानने का प्रयास किया है कि भारत किस तरीके से स्टैंड ले सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और यहाँ पे अब ये वक्त आ गया है जहाँ पे टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जल्द ही मिलूंगा आप लोगों से फिर ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।